आज हमारा टॉपिक है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम इस 3D फिगर में इस पॉइंट P को लोकेट करेंगे। जैसे मैं इसको कहूं कि ये सिंपली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कार्तिक निर्देशांक पद्धति है, तो इस P के निर्देशांक क्या होंगे? तो आपका सीधा सा जवाब आएगा Px, Py और Pz होगा, मतलब Px, Y, Z होगा। और अगर मैं आपसे पूछूं इसका पोजीशन वेक्टर निकाल के बताइए, तो आप कहेंगे इसका पोजीशन वेक्टर जो होगा उसको r लेना पड़ेगा, और ये जो r होगा ये xi, yj और zk के बराबर होता है। आप ये जानते होंगे, सबसे सिंपलेस्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसके बारे में आपको पता है। आज हम बात कर रहे हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का। जैसे मान लेते हैं एक स्फीयर है, स्फीयर कहिए या अर्थ कह दीजिए, एक अर्थ की बात करते हैं, धरती की बात करते हैं। धरती में किसी पॉइंट को आपको एग्जैक्टली डिस्क्राइब करना है, तो कैसे डिस्क्राइब करते हैं? आपके पास तरीका है ना, आप उसका लॉन्गिट्यूड बताते हैं, लेटीट्यूड बताते हैं, और फिर उसका सी लेवल से उसका हाइट कितना है ये बता देते हैं। तब जाकर के उस पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाता है ना। जीपीएस सिस्टम पे कैसे पता करते हैं? तो लॉन्गिट्यूड, लेटीट्यूड और सी लेवल से हाइट कितना है उसका, उसके हिसाब से हम किसी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर मैं इस पॉइंट P की बात करूं तो इसके 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, r, थीटा और फाई। अब सवाल है ये r क्या है, थीटा क्या है और फाई है। r को बोलते हैं रेडियल डिस्टेंस, थीटा को एंगल बिटवीन z एक्सिस एंड ओपी बोल सकते हैं या रेडियल डिस्टेंस बोल सकते हैं। इस थीटा का नाम, इस थीटा को जेनिथ एंगल भी कहते हैं। अगला है फाई। फाई एक्चुअल में एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड इट्स प्रोजेक्शन है। कैसे, उसको मैं समझाता हूं। देखिए, मान लेते हैं ये स्फीयर है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? स्फेरिकल शेप की बात कर रहे हैं। स्फीयर है, उस स्फीयर से z एक्सिस बाहर निकला, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस ऐसे ऊपर की ओर रहता है, आपको तो पता है। इसमें इस पॉइंट P को अगर लोकेट करना है तो z एक्सिस से आप थीटा एंगल पे जाइए और पोजीशन वेक्टर r है, या रेडियल डिस्टेंस यहां से लेकर के यहां तक का रेडियल डिस्टेंस r है। तो ये कहां पे आ गया? इस zy प्लेन पे है। इस P पॉइंट से ऐसा कीजिए, आप एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करिए इसमें। ठीक, ड्रॉ कर दिया इस प्लेन सरफेस में। ये इधर तक जाएगा नहीं, ये तो प्लेन है, तो यहीं रुक जाएगा ये। तो यहां से लेकर के ये यहां तक, तो ये एंगल होता है फाई। क्लियर है बात? ये एंगल बना फाई का। क्लियर हुआ? इसका मतलब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस पॉइंट P के 3 कोऑर्डिनेट हैं, r, थीटा, फाई, और इसमें 3 यूनिट वेक्टर भी होंगे। जैसे इसमें i, j और k होता है, वैसे ही इसमें 3 यूनिट वेक्टर होंगे। एक रेडियल यूनिट वेक्टर होगा, एक जेनथ होगा और एक एजीमुथल होगा। ठीक, मतलब इसकी दिशा क्या है इसको बताने के लिए ये, इसका दिशा क्या है उसको बताने के लिए ये, और ये r का डायरेक्शन क्या है उसको बताने के लिए r यूनिट वेक्टर। जैसे i कहने का मतलब x एक्सिस होता है, j कहने का मतलब y एक्सिस होता है, k कहने का मतलब z एक्सिस होता है, वैसी यहां इसका डायरेक्शन ये है और इसका डायरेक्शन ये है। इसमें इसमें ये जो पॉइंट P से लेकर के n ले लीजिए आप, और ये जो डिस्टेंस होगा आपका, ये देखिए, ये किसके लिए होगा? ये y के लिए होगा। और यहां से एक बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन यहां ड्रॉ करिए। अब मैं इसको परपेंडिकुलर क्यों बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि एक्स एक्सिस ऐसे गया है, एक्स एक्सिस ऐसे गया है, तो यहां पे इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b। क्लियर है बात? क्लियर है? तो इस तरीके से इसके कोऑर्डिनेट बने। यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन इस पे ड्रॉ कर दिए। देखिए, इस पे एक लंबवत रेखा खींच दीजिए P बिंदु से Z अक्ष पर M, और इस प्रकार खींचिएगा कि ये MP इस ON के बराबर हो, MP इस ON के बराबर हो, और ये एक
समतल बनेगा। कौन? ओ एम पी एन। नहीं समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? चलिए एक मॉडल से इसको समझने का कोशिश करते हैं कि अर्थ का शेप है, उस पर एक्स जेड एक्सिस ऊपर की ओर निकला है, एक्स एक्सिस आपकी ओर आ रहा है और वाई एक्सिस इधर जा रहा होगा। तो इन सब चीजों को कैसे पता करेंगे? और अगर मैं कुछ बताना भूल जाऊं तो इस डायग्राम के हिसाब से आप ऑटोमेटिक ही देख लीजिएगा उस फिगर पे कि वो चीजें कहां हैं और कैसे निकलेंगी। ठीक, चलिए देखते हैं। थे वो मान लेते हैं ये हाफ ऑफ द स्फीयर है, फुल स्फीयर नहीं, इसको स्फेरिकल शेप मान लीजिए आप। ये आपका वो जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। ठीक, और ये है आपका पॉइंट पी। इसी पॉइंट पी को हम लोग उस 2D फिगर पे दिखा रहे थे, तो कहा था कि इसका जो कोऑर्डिनेट है कितना लिखे थे आप? आर। आर तो समझ में आ गया होगा, कैसे समझ में आ गया? आर यहाँ ओ से लेकर के, ये ओ पॉइंट से लेकर के, ओ पॉइंट दिख रहा है आपको? ओ पॉइंट दिख रहा है? ये ओ पॉइंट है, ये जो ओ पॉइंट दिख रहा है, इस ओ पॉइंट से, इस ओ पॉइंट से ये जो ओ पॉइंट दिख रहा है, यहाँ इस ओ पॉइंट से लेकर के इस पी पॉइंट तक का डिस्टेंस है आर। ये रेडियल कंपोनेंट था। और यहाँ ये जो एंगल दिख रहा होगा आपको जेड एक्सिस के साथ, इसको ध्यान दीजिए, ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है जेड एक्सिस के साथ, ये थीटा है। और यहाँ से ये एक परपेंडिकुलर लाइन है, ये जिसको हमने एम कहा था। ठीक, अब ये किस में कहा था हमने? हमने कहा कि यहां से एक प्रोजेक्शन देना होगा, किसके लिए? इस एक्स वाई प्लेन के लिए। तो यहाँ इस पी पॉइंट से देखिए एक सीधा सा लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने, जो यहाँ आके मिला। इसका मतलब, इसका मतलब एक चीज आप स्पष्ट दिख रहा है आपको, क्लियर भी है कि ये P से लेकर के N और यहाँ M से लेकर के O इक्वल होंगे। क्लियर है बात? क्लियर है? अब उसके बाद, अब उसके बाद, अब ध्यान दीजिए आप, यहाँ पे, यहाँ ये जो N बना है, N से लेकर के ये O है, और ये जो डिस्टेंस दिख रहा है आपको ON, इसको आपने रो कहा। क्लियर है? ये भी, ये रो कह दिया, यहाँ रो कहा है आपने। अब इस रो के दो कंपोनेंट होंगे, अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस। जो 2D फिगर में दिख रहा था उसको बिल्कुल एग्जैक्ट इस पे आप एज्यूम करिए और कंसिडर करके देखिए कि यहाँ क्लियर दिख रहा है कि पी एन इस ओ एम के इक्वल होगा। क्लियर है? और यहाँ एंगल कितना बना है? ये वाला जो एंगल दिख रहा है आपको, ये वाला एंगल कितने का है? हम लोगों ने कहा थीटा का। ये एंगल कितने का है? थीटा का। तो ये जो एंगल थीटा बना है, यहां से ये जो एंगल थीटा बना हुआ है, यहाँ ये एंगल थीटा बना। ठीक है, तो आपका ये जो रेडियल कंपोनेंट है, कहां से कहां तक? देखिए, ध्यान दीजिए, यहां से लेकर के इस पी पॉइंट तक आपका रेडियल कंपोनेंट है। तो इस आर का जेड एक्सिस से एंगल थीटा बना है, जेड एक्सिस से एंगल थीटा बना है। ठीक, जेड एक्सिस से थीटा बना, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक किधर आएगा? ओ एन के डायरेक्शन में आएगा, और एक किधर आएगा? ओ एम के डायरेक्शन में आएगा। क्लियर है ना? एक किधर जा रहा है? ओ एन के डायरेक्शन में, और एक किधर आ रहा है? इधर। क्लियर है बात? अब यहाँ तीन एंगल बन गए, यानी कि सॉरी, तीन क्वांटिटी आ गई। एक आर जिसका डायरेक्शन बाहर की ओर होगा, जिसका डायरेक्शन बाहर की ओर है, ये ऐसा, ये इस तरीके से। ठीक है, ये आर का डायरेक्शन है। रहा सवाल फाई का डायरेक्शन, तो ये एक्स से लेकर के वाई की ओर, मतलब किधर? इधर। किधर? इधर, नेगेटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस में, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में जाएगा। उसके बाद, उसके बाद ये जो थीटा एंगल दिख रहा है आपको, थीटा किधर जा रहा है? थीटा घूम के नीचे की ओर, थीटा किधर जाएगा? नीचे की ओर। क्लियर है ना? तो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पी पॉइंट पे तीन कोऑर्डिनेट मिले आपको। कहां से मिला? आर मिला, थीटा मिला और फाई मिला। अब मेरे को ये लग रहा है कि आप उस 2D फिगर को
यहाँ इमेजिन करके समझ गए कि हमने कैसे कैसे पीएन निकाला है, मतलब इसका प्रोजेक्शन यहाँ। अब तो आपको क्लियर हुआ ना? देखिए कैसे क्लियर हुआ होगा। वहां पे आपको एक चीज स्पष्ट दिखा कि ये जो ओ एन लाइन आपने ड्रॉ किया है वो इस जेड एक्सिस के बिल्कुल परपेंडिकुलर है ना? तो जेड एक्सिस के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, तो इस आर के दो कंपोनेंट होंगे। कैसे दो कंपोनेंट होंगे? देखिए भाई, एक लाइन आपने ऐसा ड्रॉ किया, एक लाइन ऐसा ड्रॉ किया, ये ओ है, ये एम है, ये पी है और ये आर है एट एंगल थीटा है। तो ओ एम की वैल्यू कितनी बताइए? ओ एम कितना होगा? ये क्या है? इसका हाइपोटेनियस है, कर्ण है इसका। ये जो पॉइंट पी है ये कर्ण है इसका। ओपी क्या है? कर्ण है। और ये एंगल है तो इसलिए ये लंब होगा और ये आधार होगा। तो चलिए आधार कैसे निकालेंगे? आधार कैसे निकालेंगे? कॉस थीटा लगा के। कॉस थीटा इक्वल कॉस थीटा इक्वल क्या होगा? बेस, बेस और ये हाइपोटेनियस। क्लियर है ना? एंगल का जो सामने वाला हिस्सा होता है वो परपेंडिकुलर होता है और जो सबसे बड़ा होता है वो हाइपोटेनियस होता है और ये बेस होता है। तो एम ओ कितना निकल के आया? ओ पी कॉस थीटा, यानी कि इसको बोलेंगे आप आर कॉस थीटा। बोलिए कोई डाउट नहीं है? इसका जो वैल्यू है वो आर कॉस थीटा है। एम पी कितना निकल के आएगा? साइन थीटा लगाइए। तो ये लंब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो एम पी का वैल्यू कितना आएगा? ओपी साइन थीटा आएगा। और आपने अभी जो डिस्कशन किया हम लोगों ने एक मॉडल के थ्रू, एक स्फीयर के थ्रू, उसमें आपने क्लियरली देखा कि ये जो एमपी होता है वो इस ओ एन के इक्वल है। इसका मतलब एमपी इक्वस टू मैं ओ एन लिख दूंगा। क्लियर हुआ? यानी कि आप इसको बोल रहे हैं आर, ओपी मतलब आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। अब चलिए यहां से एक प्रोजेक्शन आपने ड्रॉ किया है, दिखा कैसे? अब ये आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि ये प्लेन था, एक्स वाई को प्लेन लिया है आपने, एक प्लेन पे लिया है, तो यहां आके रुक गया ये। इसके लिए मान लेते हैं पोजीशन वेक्टर ओ के रेस्पेक्ट पे रो है। इमेजिन करिए, एक्चुअल में रो का मतलब तो क्या लिया है आपने? ओ एन, और ओ एन का मतलब आर साइन थीटा है ही आपके पास। इसको भी ध्यान में रखिएगा आप, इसको भी ध्यान में रखेंगे आप। तो चलिए यहां आइए, यहां आए तो क्या होगा? अब देखिए, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस, ठीक, और ये रो है, तो बिल्कुल इसी ट्रेंगल को बाहर निकालिए वैसी, ऐसा, ऐसा और ये ऐसा निकला बाहर। ये एंगल है मान लेते हैं फाई। ये एंगल कितना? चलो फाई एंगल इधर लिख लेते हैं, ज़्यादा डाउट नहीं होगा। फाई एंगल कहाँ पे बना है? ओ पे। फाई एंगल कहाँ पे बना है? ओ पे। और और सबसे बड़ा साइड क्या बन रहा है? एन बन रहा है, ये रो है ना, और ये क्या है? ए है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो एन ए, एन ए इसका क्या हो जाएगा? यहां देखिए, एन ए, एन ए हो गया इसका परपेंडिकुलर होगा, और ये हो जाएगा इसका बेस, आधार हो गया। तो कॉस थीटा लगाएंगे, कॉस फाई निकलेगा, कितना निकलेगा? ओ ए बाई ओ एन। ओ ए कितना है भाई? रो, सॉरी, ओ ए बाई रो, या इसको कह दीजिए सीधा सीधा लिखें अगर जगह बचाना है तो, ओ ए इक्वस टू ओ एन कॉस फाई। और इसी तरीके से अगर साइन लगा दें, अगर साइन लगा दें तो साइन फाई कितना निकलेगा? परपेंडिकुलर, कितना निकलेगा? परपेंडिकुलर, लंब बटे कर्ण। तो एन ए का मान कितना आएगा जी? एन ए का मान आ जाएगा रो साइन फाई, ओ एन रो। इसको भी लिख सकते हैं ना, ओ ए इज इक्वल टू
यहां लिख दीजिए सीधा सीधा रो। तो क्या समझ में आया? आपको समझ में आ गया ये जो वैल्यू है एन ए, ये कितना है? रो साइन फाई। तो ये अगर ए एन रो साइन फाई है तो ओ बी भी रो साइन फाई होगा। आप अच्छे से अपने उस डिस्कशन पे जाके जरूर एक बार फिर देखिए, मैं ए एन को इस ओ बी के बराबर बोल रहा हूं और यहां ओ ए है, ओ ए का वैल्यू कितना लिखेंगे आप? रो कॉस फाई। यहां तक कहीं कोई डाउट? बिल्कुल नहीं। कोई डिस्कशन की जरूरत अब मेरे ख्याल से नहीं है। और ये फिगर भी आपको उतना ही क्लियर है और उतना अच्छे से आपको ये फिगर भी समझ में आ गया है। अब आपने क्या निकाल लिया? ओ ए निकाल लिया, ओ बी निकाल लिया और ओ एम निकाल लिया। मतलब एक्स का वैल्यू, ये एक्स डायरेक्शन में नहीं है, इसको एक्स का वैल्यू बोल देते हैं, बोल दें, इसको x का वैल्यू बोल देते हैं। ए एन मतलब OB और OB मतलब y डायरेक्शन पे है तो इसको y का वैल्यू बोल दीजिए। और OM ढूंढिए 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 ढूंढिए, OM दिखा क्या? OM दिखा क्या? ये दिखा OM, इसको बोल दीजिए z का वैल्यू। अब इसको अपने इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के पोजीशन वेक्टर पे अगर रख दें तो क्या मिलेगा? r इज इक्वल टू एक्स आई रो कॉस फाई प्लस प्लस आगे गए वाई जे, यहां आई रखिए, वाई जे रो साइन फाई जे प्लस प्लस जेड के आर कॉस थीटा के। क्लियर है? क्लियर है? अब अगर मैं आर यूनिट वेक्टर पूछूं आपसे, रेडियल कंपोनेंट आर यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन ये होगा, इसका वैल्यू अगर मैं पूछूं तो आप बोलेंगे आर वेक्टर बाई मॉड ऑफ आर। कितना आएगा भाई? आपके पास आएगा रो, रो का वैल्यू कितना? रो का वैल्यू कितना? देखिए ओ एन इक्वस टू एम पी इक्वस टू इतना, और ओ एन को आपने कहा है रो, रो कहने का मतलब आर साइन थीटा, तो रो की जगह रखेंगे आर साइन थीटा। तो आर साइन थीटा कॉस फाई प्लस आर साइन थीटा कॉस फाई, ये आई और ये जे, प्लस आर कॉस थीटा के डिवाइडेड बाई आर। यहां सबसे आर आर कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? आर यूनिट वेक्टर का वैल्यू साइन थीटा कॉस फाई आई और साइन थीटा, ये क्या था जी? कॉस फाई था कि साइन फाई था? ये साइन फाई है, ये देखो साइन फाई था ना, साइन फाई, साइन थीटा साइन फाई जे प्लस कॉस थीटा के। ठीक, ये निकला आर। अब निकालेंगे थीटा यूनिट वेक्टर और फाई यूनिट वेक्टर। थीटा यूनिट वेक्टर के लिए जैसे अगर आप यहां देखें, ये थीटा का डायरेक्शन हो रहा है, ये थीटा का डायरेक्शन है ऐसे, ये थीटा का डायरेक्शन होगा ऐसा इधर से। इसको मैं अगर बाहर निकाल दूं तो ये पॉइंट P है, ये है आपका ओरिजिन, ये है आपका y एक्सिस, ये है आपका सॉरी, ये है आपका z एक्सिस। क्लियर है? और इसको आपने थीटा कहा। तो जब ये थीटा का डायरेक्शन की अगर बात करें, इस पर्टिकुलर पॉइंट P के लिए थीटा के डायरेक्शन की बात करें, तो ये थीटा का डायरेक्शन किधर होगा? इधर। थीटा का डायरेक्शन किधर आएगा? इधर आएगा। ये देखिए थीटा का डायरेक्शन, ये अगर z एक्सिस है, ये z एक्सिस होगा ना भाई, नेगेटिव z एक्सिस का डायरेक्शन ये होगा। तो ये इस पर्टिकुलर पॉइंट से ये आपका थीटा यूनिट वेक्टर है
और इसको आपने कहा था रो। ध्यान दीजिए, ये था आपका रो। इसका मतलब इस रो को अगर मैं यहां दिखाना चाहूं तो इसके साथ, इस थीटा के साथ में इसको थीटा एंगल पे दिखाऊंगा मैं। अब बोलिए क्यों दिखाएंगे? एक्चुअल में समझिए बात को। ये ओपी का जो इमेज है वो ओएन है। कैसे? देखिए, अगर मैं धीरे धीरे इस ओपी को कम करते जाऊंगा तो प्रोजेक्शन का मान पहले अगर यहाँ आएगा तो प्रोजेक्शन यहाँ आएगा, यहाँ आएगा तो यहाँ आएगा, यहाँ आएगा तो प्रोजेक्शन खत्म हो जाएगा। अब करें क्या? देखिए, अब इसको समझना है तो चूंकि ये थीटा की वैल्यू के साथ, थीटा को अगर 0 कर दिए तो ये भी थीटा हो गया, थीटा को अगर 1 किए तो ये भी 1 हुआ, 2 किए तो ये भी 2 किए। इसका मतलब ये थीटा ही है। मैं इसकी वैल्यू को चेंज कर रहा हूं 1 2 3, तो ये वैल्यू भी चेंज हो जा रहा है ना, क्योंकि ये प्रोजेक्शन से बना था। इसलिए इस पॉइंट को अगर मैं यहां दिखाना चाहूं, इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अगर इसको दिखाना चाहते हैं आप यहां से, तो ये इसका डायरेक्शन होगा ये, और ये जो एंगल बनेगा ये थीटा होगा। तो इस थीटा वेक्टर के दो कंपोनेंट हो गए, एक इधर और एक इधर। ठीक, तो इधर के लिए कितना आएगा? इधर के लिए कितना लिखेंगे आप इसको? थीटा ये रो के डायरेक्शन पे है, ये है ना, रो के डायरेक्शन पे है, तो थीटा रो कॉस थीटा। और ये जेड डायरेक्शन पे जा रहा है तो थीटा साइन थीटा। ये हुआ थीटा कॉस थीटा और ये हुआ थीटा साइन थीटा। तो अगर मैं थीटा वेक्टर लिखवाऊं आपसे, जैसे देखिए आर वेक्टर लिखे थे तो कैसे लिखे थे आप? एक्स दिशा के लिए आई, वाई दिशा का जे और जेड दिशा का के। तो यहां पे देखिए ये कौन सा दिशा दिखा रहा है? ये यूनिट वेक्टर रो के डायरेक्शन को दिखा रहा है। क्लियर है बात? ये कौन सा डायरेक्शन को दिखा रहा है? ये अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ जेड को दिखा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, ये नीचे की ओर आ रहा है, मतलब माइनस। तो एक आएगा यहां थीटा कॉस थीटा रो यूनिट वेक्टर, प्लस यहां साइन थीटा नीचे की ओर जा रहा है तो इसको कर दूंगा माइनस थीटा साइन थीटा के यूनिट वेक्टर। क्लियर हुआ? अब ये निकल के आया थीटा वेक्टर निकल के आ गया, थीटा वेक्टर निकल के आया। चलिए अब निकालते हैं रो वेक्टर की बात करते हैं। रो वेक्टर निकालू ना, क्यों निकालू रो वेक्टर? ताकि पता तो चले कि इसका वैल्यू कितना होगा। ये रो वेक्टर का डायरेक्शन। तो इस रो के दो कंपोनेंट हैं, एक कितना रो कॉस फाई, इधर कितना रो साइन फाई। तो रो वेक्टर को कैसे लिखेंगे आप? रो वेक्टर कैसे लिखेंगे आप? रो वेक्टर आएगा यहां एक्स डायरेक्शन में रो कॉस फाई, तो ये हो गया रो कॉस फाई आई, और इधर रो साइन फाई, तो रो साइन फाई जे। ये निकल गया थीटा वेक्टर, रो वेक्टर, आर वेक्टर निकाल चुके हैं, और इसके बाद आर वेक्टर निकला और आर यूनिट वेक्टर भी निकल गया। तो अब क्या निकालें? अब निकालते हैं फाई वेक्टर निकालते हैं, इसकी बात करते हैं। इसको भी इस पी पॉइंट पे अगर मैं दिखाऊं तो फाई किधर जा रहा है? घूम के नीचे, मतलब नेगेटिव एक्स डायरेक्शन पे। जब वो डायग्राम पे स्टडी कर रहे थे हम लोग, विजुअलाइज कर रहे थे, तो फाई किधर जा रहा है? नेगेटिव एक्स एक्सिस में।
नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है, तो इस पी पॉइंट पे मैं इसको इस तरीके से दिखा देता हूं, ये क्रॉस करके क्यों दिखाया? क्रॉस का मतलब इनवर्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, इसलिए मैंने इसको इतना दिखाया। तो यहां पे ध्यान दीजिए, अब ये नीचे की ओर जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है ऐसे, ये अंदर की ओर जाएगा, तो इसके एक कंपोनेंट इधर आया, एक कंपोनेंट वाई इधर जाएगा, है ना? फाई एंगल बनाते हुए ये जा रहा है। तो इसको मैं कैसे दिखा दूं? अंदर की ओर दिखा रहा हूं तो ऐसे कर देता हूं इसको, ये हो गया फाई का डायरेक्शन। तो ये वाला होगा किसका? ये आपका वाई डायरेक्शन, और ये आएगा नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो फाई के दो कंपोनेंट, ये हो जाएगा फाई कॉस फाई, और ये हो जाएगा फाई साइन फाई। इसका मतलब ये निकल के आ गया, ये नेगेटिव हो रहा है ना, ये नेगेटिव हो रहा है ना, तो माइनस साइन फाई आई, नहीं, माइनस फाई साइन फाई आई और प्लस फाई कॉस फाई जे, ये निकल के आ गया, ये भी निकला, ये निकल आया, ये निकल आया। ठीक, अब क्या करते हैं? अब हम लोग जैसे आर का यूनिट वेक्टर पता किया, वैसे एक एक करके इनके भी यूनिट वेक्टर पता करते हैं। चलिए, थीटा का यूनिट वेक्टर निकालिए। तो थीटा से पहले यहाँ तो इसका जरूरत पड़ना है ना, तो पहले रो का निकालते हैं। चलिए, तो रो यूनिट वेक्टर अगर निकालेंगे तो रो का वेक्टर डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड। वेक्टर कितना है? रो कॉस फाई आई प्लस रो साइन फाई जे डिवाइडेड बाई रो। तो यहां से रो कॉमन निकाल लेंगे, तो यहां से रो कॉमन निकालेंगे, यहां से रो कॉमन निकालेंगे, और वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा भाई? कॉस फाई आई प्लस साइन फाई जे, ये निकल के आ गया आपका रो यूनिट वेक्टर। एक काम कीजिए, देखिए आर वेक्टर निकला है ना, आर वेक्टर निकाले हैं आप, उसको इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए, और आर यूनिट वेक्टर निकाले हैं उसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। वैसे ही इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 5, और इसको कह दीजिए आप इक्वेशन नंबर 6। आर वेक्टर को 1 लिया हूं मैं, आर यूनिट वेक्टर को 2 ले लीजिए, ठीक है? उसको लिख लीजिए आप। तो ये 3 हो गया, ये 4 और ये 5, और ये है आपके इक्वेशन 3 का यूनिट वेक्टर। सिमिलरली अगर इक्वेशन 4 का बात करें, 4 से थीटा यूनिट वेक्टर निकालेंगे। थीटा यूनिट वेक्टर अगर निकालते हैं तो ये हो जाएगा फिर से यही थीटा वेक्टर, थीटा का मैग्नीट्यूड। थीटा वेक्टर कितना है? थीटा कॉस थीटा रो माइनस थीटा साइन थीटा के डिवाइडेड बाई थीटा। थीटा थीटा कॉमन निकालिए, क्या बचेगा? कॉस थीटा रो माइनस साइन थीटा के। यहां से थीटा कॉमन निकलेगा और इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। एक काम कीजिए, यहां रो की वैल्यू रख दीजिए। तो थीटा यूनिट वेक्टर को आप लिखने वाले हैं, रो का अगर वैल्यू रख देते हैं यूनिट वेक्टर रो का फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6, तो ये हो जा रहा है कॉस फाई आई साइन फाई जे, क्या है इसके साथ? कॉस फाई प्लस साइन फाई प्लस, नहीं प्लस, प्लस कहाँ है जी? ये है ना, माइनस
यहाँ पे रख रहे हैं ना हम लोग, तो ये आया, तो इसको थीटा करवाइए ना, और ये साइन थीटा और ये के सॉल्व कर दें अगर, दिख रहा है नीचे क्या, हाँ, इसको अगर सिंपल करें आप तो आपको मिल रहा है, क्या लिख दूं इसको, cos थीटा cos फाई आई और cos थीटा साइन फाई जे माइनस साइन थीटा के। ये 6 है, इसको 7 ले लीजिए। सिमिलरली अब बात करते हैं इस यूनिट वेक्टर की, जिसका डायरेक्शन इस नीचे की ओर है, इस बोर्ड के नीचे की ओर, या उस डायग्राम की बात जिसको विजुअलाइज किए थे तो इधर नेगेटिव एक्स की ओर। तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए अगर आप फाई यूनिट वेक्टर निकालें, फाई यूनिट वेक्टर निकालें तो फाई वेक्टर इक्वेशन नंबर 5 से, फ्रॉम इक्वेशन 5 ये अगर लें तो फाई क्या निकल के आ रहा है, माइनस फाई साइन फाई आई प्लस फाई कॉस फाई जे डिवाइडेड बाई फाई। ये कितना आ जाएगा, माइनस साइन फाई, फाई कॉमन निकलेगा कैंसिल होगा नीचे के साथ, तो ये साइन फाई आई प्लस कॉस फाई जे, ये हो गया फाई यूनिट वेक्टर। इसको लिख लीजिए आप 8 नंबर का। क्लियर है बात, क्लियर है? यहां तक आपने क्या निकाल लिया, आर पता चल गया इक्वेशन 1 और 2 से, थीटा पता चल गया इक्वेशन 4 और इक्वेशन 7 से, फाई पता चल गया इक्वेशन 5 और इक्वेशन 8 से। क्लियर है यहां तक? मतलब हमने आर, थीटा और फाई को डिफाइन कर लिया है इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर भी, इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर भी और इन टर्म्स ऑफ वेक्टर भी। अब क्या करें, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर आपको इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को स्टडी करना है तो इन सब इक्वेशन को यूज करेंगे, और उसको अगले पार्ट में देखते हैं, नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। ठीक, और इसको नोट करके रखिएगा आप, आर कितना है, आर यूनिट वेक्टर कितना है, फाई कितना है, फाई यूनिट वेक्टर कितना है, थीटा कितना है और थीटा यूनिट वेक्टर कितना है।